नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो वक्त बदला है लेकिन तेवर नहीं। जी हां, वक्त बदला है पर तेवर वही है दो टूक के। दो टूक का समय बदला है, अब 9 से 10 नहीं बल्कि 10 से 11 आप दो टूक देख सकते हैं डीडी न्यूज पर, लेकिन उन्हीं तेवरों के साथ और उसी रफ्तार उसी धार के साथ। दो टूक में आज जो विषय हम उठाने वाले हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। कल से लोकसभा के अंदर बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई। विपक्ष की ओर से आरोपों की बौछार रही, लेकिन सरकार की तरफ से हर सवाल और हर जो आरोप लगे उसका जवाब देने का सिलसिला जारी रहा। और आज इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में लोकसभा में बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 101 मिनट तक बोले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण में कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। न सिर्फ कांग्रेस पर बल्कि उन्होंने कांग्रेस के साथियों और कांग्रेस के इकोसिस्टम पर जोरदार हमला किया और यह कहा कि दरअसल कांग्रेस और उसके साथी पाकिस्तानी प्रपंच के प्रवक्ता बन गए हैं। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह विपक्ष पर सबसे बड़ा हमला है। हालांकि विपक्ष की तरफ से आज मोर्चा लोकसभा के अंदर प्रियंका गांधी वडेरा और साथ साथ राहुल गांधी ने संभाला था और दोनों ने सरकार पर जोरदार प्रहार जरूर किए थे। लेकिन पहले अमित शाह और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी बोले तो कांग्रेस और विपक्ष के एक एक एजेंडे की हवा निकाल दी। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये कहा कि दरअसल ये भारत के विजय गान का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने इस बात को याद दिलाया कि दरअसल संसद का जब सत्र शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि भारत के विजय गान का सत्र है। तो हमारा आज का विषय भारत का विजय गान, घुटनों पर पाकिस्तान, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक सबूतों के साथ बताया कि कैसे पाकिस्तान को भारत और भारत की सेना घुटनों पर ले आई। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, भारत का विजय गान, घुटनों पर पाकिस्तान। और सवाल यह भी है कि विपक्ष को आखिर क्यों है कम ज्ञान, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, इस पूरे खबर की धार और खबर की रफ्तार समझ लेते हैं खबरधार में। जी हां, आज का खबरधार कि दरअसल इस पूरे खबर के अहम बिंदु क्या समझिए। मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में कांग्रेस पर ही अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जो बड़ा हमला किया, जिसको मैं कह रहा हूं हाल फिलहाल में अब तक का सबसे बड़ा हमला है। तो आज का जो बड़ी खबर है, आज की जो इस खबरधार की जो बड़ा पॉइंट है, इस पॉइंट को समझ लीजिए। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा हो रही थी और ऑपरेशन सिंदूर के पर चर्चा के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के एजेंडे को तार तार कर दिया। कांग्रेस की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के एजेंडे को तार तार कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी पाकिस्तानी प्रपंच के प्रवक्ता बन गए हैं। पाकिस्तानी प्रपंच के प्रवक्ता बन गए हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर है। मुद्दों के लिए कांग्रेस पाकिस्तान पर निर्भर है। भारत के हितों को गिरवी रख देना कांग्रेस की पुरानी आदत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के लिए कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने पी चिदम्बरम के जो बयान था उसका जिक्र किया। कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट से बनता बिगड़ता है, यह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उनका भाषण की बड़ी बातें। ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया का समर्थन, पर देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन ना मिला। इस पर उन्होंने दुर्भाग्य भी कहा और इस पर दुख भी जताया। पहलगाम आतंकी हमले के 3-4 दिन में ही कांग्रेसी उछल रहे थे, मजे ले रहे थे। मोदी कहां है, मोदी कहां चला गया, 56 इंच की छाती का क्या होगा। कांग्रेस जो कर रही है उससे मीडिया हेडलाइंस तो मिल जाएंगी, लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मीडिया हेडलाइंस मिलेंगी लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं मिलेगी। तो ये आज की खबरधार थी, इस खबर की धार थी। अब इसकी रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहम जो आज के भाषण के हिस्से थे वो सुनिए, उसके बाद मैं आपको राहुल गांधी के भी आरोप सुनाऊंगा और उनका जवाब भी सुनाऊंगा। सुनिए जरा। जब मैं विजयोत्सव की बात कर रहा हूं तब मैं कहना चाहूंगा कि ये विजयोत्सव आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिलाने का है।
मैं इसी विजय भाव से इस सदन में भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ। अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब दे करके रहेंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज, क्वाड हो, ब्रिक्स हो, फ्रांस, रूस, जर्मनी, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, तमाम देश दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला। दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। देश देख रहा है भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, लेकिन देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। तो क्या कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है? क्या कांग्रेस और उसके साथी दरअसल पाकिस्तानी प्रपंच के प्रवक्ता बन गए? ये तमाम सवाल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए। इससे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वड्रा और उसके साथ साथ जो तमाम विपक्षी सांसद थे, उन्होंने सरकार के ऊपर सवाल जरूर उठाए, लेकिन उनमें से वही कुछ सवाल थे जिनको संसद के बाहर भी बार बार उठाया गया कि भाई सीज फायर कैसे हो गया, सीज फायर क्यों हुआ, पीओके क्यों नहीं ले लिया गया, साथ साथ जो है क्या ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुआ, ये तमाम चीज़ें थी। और साथ साथ पहलगाम में आखिर क्या चूक हुई, किस तरह से जो है लोग घुस आए। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि आतंकवादी जो हैं, दरअसल वो कल तक ये सवाल पूछे जा रहे थे आतंकवादी हैं कहाँ इतने समय से, लेकिन सेना ने इसका जवाब ऑपरेशन महादेव से दे दिया, क्योंकि आज जब गृह मंत्री संसद में बोले थे तो आज सुबह उन्होंने इस बात को कंफर्म करा। उन्होंने कहा इस बात की पुख्ता जानकारी है कि जो आतंकी कल ऑपरेशन महादेव में मारे गए वो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। तो एक जवाब तो सेना ने दे दिया, बाकी सवालों के जवाब जो है अलग अलग स्तर पे दिए गए, लेकिन कुल मिलाकर जवाब तो मिले, पर इस पर चर्चा जरूरी है। इससे पहले मैं चर्चा में आगे बढ़ूं, राहुल गांधी को भी सुन लेते हैं। राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल उठाए और किस तरह से बीजेपी की तरफ से उन सवालों को लेकर कांग्रेस पर हमला भी किया गया, सुनिए जरा। We told the Pakistanis that we are not going to attack their infrastructure. इन्होंने बोला पब्लिकली हाउस में कि भैया हम आपके जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम को हम नहीं अटैक करेंगे।
और दूसरे साइड से आप हमारे पायलट भेज रहे हो, क्या होगा? माननीय हवाई जहाज गिरेंगे। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि दोनों टीवी चलते हैं, भारत के टीवी पे नरेंद्र मोदी हीरो है और पाकिस्तान के टेलीविजन में राहुल गांधी हीरो है? ऐसा क्यों होता है? The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindoor. 1986 में राजीव गांधी ने जियाउल हक के साथ यह समझौता किया था कि अगर हम कोई भी अगर सेना को भी बॉर्डर की तरफ मूव कराएंगे तो पहले हम डीजीएमओ को खबर करेंगे, हम पाकिस्तान को खबर करेंगे। तो अगर यहाँ इतना बाघ के बारे में ये कुछ बोल रहे थे, थोड़ा अपने पिताजी के बारे में भी पढ़ लिए होते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो चलिए, ये आपने तमाम जो संसद में आज जो कुछ कहा गया उसको लाकर आपने सुना। राज्यसभा में भी आज 10 बजे तक इस पर चर्चा चलती रही। कल एक बार फिर से इस पर डिबेट होगी, राज्यसभा में चर्चा चलेगी, विदेश मंत्री बोलेंगे और साथ साथ राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य हो सकता है। लेकिन आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का विजयगान ऑपरेशन सिंदूर है। उन्होंने कहा था ये सत्र भारत का विजयगान होना चाहिए। तो भारत का विजयगान, घुटनों पर पाकिस्तान, लेकिन क्या विपक्ष को है कम ज्ञान? इसी पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए तीनों मेहमानों का परिचय करवा दो। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी स्टूडियो में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है तहसीन पूनावाला जी। करण वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ जुड़े हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तहसीन पूनावाला और आरपी सिंह जी को आमने सामने लाइए। 2-2 मिनट दोनों को मैं दूंगा, कुछ सवाल और उनके जवाब, और उसके बाद उस पर काउंटर क्वेश्चन और डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। तहसीन पूनावाला जी, सबसे बड़ा सवाल आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया, उन्होंने कहा कि जो कुछ इस वक्त कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी की कांग्रेस कर रही है, उससे मीडिया हेडलाइंस तो जरूर मिल जाएगी लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं मिलेगी। बार बार सेना को लेकर सवाल उठाना, सेना के पराक्रम पर सवाल उठाना, और ऐसा लग रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तानी प्रपंच का प्रवक्ता बन गए हैं कांग्रेस और उसके साथी। क्या कहेंगे इस आरोप पर? अशोक जी, अव्वल तो आपके साथ शो में शिरकत करने का मुझे मौका मिल रहा, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले मैं भारत की सेना को नमन करना चाहता हूँ। ऑपरेशन महादेव के बाद उन 3 सुअरों को जिन्होंने पाकिस्तान से आते पहलगाम में हमारे भारतीयों को, हिंदू भाइयों को मारा था, उनको 72 हुरों के पास पहुंचा दे, इसलिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, भारत की सेना, सीआरपीएफ और जम्मू और कश्मीर पुलिस। दूसरी चीज़, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किसी को कोई शंका नहीं थी। हम बिल्कुल जानते थे कि ये दुनिया का एक बेहतरीन ऑपरेशन है और पाकिस्तान ने भीख मांग कर सरेंडर किया 10 तारीख को, ये बात तय है। सवाल जो वर्तमान सरकार देने से कतरा रही है और आज भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं दिया, वो 2 या 3 ये है, इन 2 या 3 बिंदु पर। नंबर 1, अगर ऑपरेशन सिंदूर पॉज है, जैसे माननीय राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला, तो फिर हम क्रिकेट क्यों खेल रहे पाकिस्तान के साथ? इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। अब भी पार्लियामेंट में इसका जवाब से भाग रहे, ये विपक्ष के कुछ एमपीज ने उठाया था। दूसरा सवाल, ये बिल्कुल सही है कि ऑपरेशन महादेव ने, हमने उन 3 सुअरों को 72 हुरों के पास भेजा, लेकिन बार बार इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, चाहे फिर वो पहलगाम हो, उसके पहले पुलवामा हो, उसके पहले पठानकोट हो। ये इंटेलिजेंस फेलियर की गलती कौन? ये इंटेलिजेंस फेलियर ये बोल के नहीं आपके ज़माने में ये हुआ, नेहरू जी के वहाँ ये हुआ, इंदिरा जी के समय ये हुआ, राजीव जी के समय हुआ। आप सरकार में हो, आप बार बार इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है? क्योंकि मरने वाले, शहीद होने वाले हमारे भारतीय, इस पर कोई नहीं। तीसरा, अब तक मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इस चीज़ को मैं बिल्कुल मानता हूँ, सराहता हूँ, जो माननीय प्रधानमंत्री ने बोला कि टॉक्स और टेरर हाथ में नहीं जाएंगे। हम अगर बातचीत करेंगे, टॉक करेंगे तो सिर्फ टेरर पे, लेकिन ये भी कहा है कि टेरर विल बी इक्वेटेड टू एक्ट ऑफ वॉर। पर वो टेरर की डेफिनेशन क्या है? क्या एक व्यक्ति जो आके पाकिस्तान से सिर्फ एक गोली चलाता है वो भी एक्ट ऑफ वॉर होगा? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? इसको डिफाइन करना बेहद जरूरी है भारत के डॉक्ट्रिन के लिए, वो बार बार डिफाइन नहीं हो रहा। चौथा, मैं बिल्कुल इस चीज में मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितने इक्विपमेंट गिरे नहीं गिरे, फर्क इस चीज से पड़ता है कि इंटरनेशनल वॉरफेयर में हम नैरेटिव क्यों हार रहे हैं। जो सीडीएस ने कहा, जो हमारी डिफेंस अटैची इंडोनेशिया में कहा, उससे हमारे नैरेटिव वॉरफेयर में नुकसान हुआ। पाकिस्तान नैरेटिव के अंदर आगे है, बाकी हर चीज में हमसे पीछे। तो अगर ये सवाल के हम जवाब पूछते तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी नहीं दे। तहसीन जी भाई, कल भी जो है ये बात हुई थी, जो इंडोनेशिया में बयान था उसका कल भी फैक्ट चेक हुआ था कि उसको जो है मिसकोट किया गया था।
लेकिन टेररिज्म की परिभाषा तो अभी दुनिया तय नहीं कर पाई, जाहिर सी बात है। दुनिया में अभी यूएन में भी टेररिज्म की परिभाषा, लेकिन भारत के हिसाब से तो मुझे लगता है टेररिज्म की परिभाषा तय है। जिस तरह से पाकिस्तान भारत में आकर आतंकी हमले करता है, वो तो टेररिज्म की परिभाषा तय है। आई एग्री विथ यू, हाँ। मैं टोटली से इत्तेफाक करता हूं। लेकिन क्या इसका मतलब है अगर एक आतंकी हमला, एक इंसान ने एक आदमी को गोली मारा पाकिस्तान से, वो भी एक्ट ऑफ वॉर होगा? या जिस तरह से पहलगाम में हुआ या जो पुलवामा, इसकी डेफिनेशन क्या है? एक मिनिमम, बस इसको एक टेक्निकल जवाब का, अगर मैं जवाब मांग रहा हूं, मुझे नहीं लगता मैं कोई गलत चीज मांग रहा हूं। इसमें कोई आपको बिल्कुल सरकार से सवाल करने का अधिकार है। और आपने जो इंटेलिजेंस फेलियर पे बात करी, मैं आरपी सिंह जी के पास आऊंगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार जो है, मुझे लगता है ये वर्तमान सरकार जो है वो अच्छी तरह से समझती है टेररिज्म क्या है और कब आतंकवादी के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए, कौन आतंकवादी है, किसके मारे जाने पर सोनिया जी को या इस सरकार में बैठे लोगों को आंसू नहीं बहाना है। मुझे लगता है कि सरकार में इस बात की समझ है कि जब टेररिज्म का आतंकवादी हमला होगा तो सरकार उसको हिसाब से जवाब देगी। लेकिन राहुल जी ने इसको लेकर जो सवाल उठाए कि भाई आप जो है कोई मार देगा और उसके बाद जो है उसके बाद हम क्या वॉर लाइक सिचुएशन में चले जाएंगे, मुझे लगता है कि ये सवाल भी राहुल जी ने जो उठाए बचकाना थे, क्योंकि सरकार को समझ है कि कब जो है पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देना है। लेकिन आरपी सिंह जी के पास मैं आ रहा हूं। आरपी सिंह जी, इसको बार बार जो एक बात आ रही है, क्रिकेट वाला बात मैं आपसे भी पूछूंगा, कल भी मैंने पूछा था, क्रिकेट को लेकर बार बार हो रहा है, संसद से लेकर सड़क तक के सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब खून और पानी साथ नहीं बह सकता तो फिर खून और क्रिकेट कैसे चलेगा और हॉकी कैसे चलेगी, और अगर क्रिकेट चल सकता है तो फिर सिनेमा को क्यों आपत्ति, सिनेमा भी चलने दीजिए, उनके कलाकार बुलाइए, हमारे कलाकार जाएं, एक बात। और दूसरी बात तो कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर है ये, इसको तो लेकर सरकार को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। अशोक जी धन्यवाद आपके शो में द्वारा शिरकत करने के लिए, और तसीन आपको आदाब, और साथ में मैं देख नहीं पाया तीसरे हमारे कौन बैठे हैं, करण का पॉडकास्ट आजकल खूब अच्छा चल रहा है, बधाई हो करण आपको पॉडकास्ट के लिए। मूल बात पे आते हैं। अभी तसीन बात कर रहे थे ऑपरेशन महादेव के लिए, बधाई के लिए, ये सुनिए क्या कहते हैं इनके साथी। क्या पूछ रही है, इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ है? मतलब ऑपरेशन महादेव हुआ, आर्मी ने या फोर्सेस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में उनके 3 आतंकवादी मार दिए। वो 3 वो थे जो पहलगांव में इन्वॉल्व थे, उस पर भी प्रश्न है। और अफसोस ये है कि ये लगातार प्रश्न पे प्रश्न करते हैं। मैं उत्तर क्रिकेट का भी दूंगा, ये मत सोचो मैं क्रिकेट से भागूंगा जी। और चलिए मैं क्रिकेट का भी उत्तर देता हूं। पहले क्रिकेट के बारे में बीसीसीआई ने कोई अपनी पोजीशन ली है, भारत सरकार ने भी इसमें कोई स्टैंड लिया नहीं। भारत सरकार ने भी स्टैंड लेना और क्लियर करेगी भारत सरकार, और मैं अपेक्षा करता हूँ भारत सरकार ठीक स्टैंड लेगी उसके ऊपर। परंतु वो बीसीसीआई का ही स्टैंड है, वो उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन, और बीसीसीआई इज नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भारत सरकार के द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती, अलग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे ओलंपिक्स एसोसिएशन है वैसे वह भी है। परंतु जो मूल बात पे है वापस से कि ये बार बार घूम फिर कर प्रश्न क्यों उठाते हैं, ऐसे प्रश्न क्यों उठाते हैं जिससे भारत की सेना के मनोबल पर असर पड़े। ये भूल गए। आज मैं तब था कि मैं अपेक्षा कर रहा था कि राहुल गांधी कुछ बोल पाएंगे इसके बारे में भी। ये खबर की हेडलाइन है, ये पढ़ लीजिए जरा, क्या कहते हैं, मौत बांटने वाले अपनों की मौत पर रोए, ये देखने से पहले मैं मर जाता। कौन कह रहे हैं? अजहर मसूद। तो उनको तो यकीन नहीं आ रहा था, वह तो प्रश्न उठा रहे थे बार बार, और अलग अलग प्रकार के प्रश्न उठा रहे थे। अब वो क्या, अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था राहुल गांधी की, जब वो पार्लियामेंट से निकले कि प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप के बारे में क्यों नहीं बोला। अरे इतने स्पष्टता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की कहीं पर भी किसी प्रकार की इंटरवेंशन नहीं थी। जेडी वैंस का फोन आया, जेडी वैंस ने जो कहा वो 1 घंटे बाद फोन उठाया जब मीटिंग में बिजी थे, उसका फोन लिया, उसके बाद स्पष्टता से कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो उसको जवाब दिया जाए। ओके आरपी सिंह जी, समय अभी आपका 2 मिनट पूरे हुए, लेकिन मैं आपके काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपने कहा क्रिकेट का मामला बीसीसीआई का मामला है, ठीक है, मान लीजिए बीसीसीआई जो है बीसीसीआई, लेकिन अभी हॉकी टीम को जो है भारत आने की परमिशन मिली है, उसमें गृह मंत्रालय ने क्लियरेंस दी है सर।
तो सवाल यह है कि हम हॉकी के लिए लोग ज्यादा बोल नहीं रहे, मुझे भी हैरानी होती है। जो लोग क्रिकेट पे बोलते हैं उनको हॉकी पे पता भी नहीं चलता कि कोई टीम आके पाकिस्तान से आके भारत में हॉकी का मैच खेलने लगेगी और कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उनको क्रिकेट सबसे ज्यादा दिखता है। तो सवाल है उसमें, मैंने हॉकी पे भी बोला, पर वो फिर परमिशन मिल गया उनको। मैं वही कह रहा हूं कि वो क्लियरेंस मिली। तो फिर सवाल है कि कोई एक स्पष्ट नीति, तो आपने जो सवाल उठाया उनका जवाब मैं लूंगा, लेकिन ये तो भारत की एक स्पष्ट नीति तो होनी चाहिए ना, पाकिस्तान से अगर ना तो हर चीज को लेकर ना। मैं इस पक्ष में हूं और मैं अपेक्षा करूंगा कि सरकार इसकी चिंता करेगी कि अगर ना है तो हर चीज में ना होनी चाहिए। ओके, पर आप जो सवाल उठा रहे हैं उनको लेकर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक बात और, क्या आपको ऐसा क्यों लगता है ऑपरेशन महादेव के बारे में जरूर जानकारी चाहिए कि ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर भी प्रश्न है। ठीक है, ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर भी प्रश्न है, ये बात आपका बड़ा वैलिड है। और आज अखिलेश यादव ने कहा, और इसी को लेकर बार बार तहसीन जी यही बार बार बात होती है, पहले आप कहते हैं ये आतंकवादी कहां है, ठीक है ना, उसके बाद जब वो आतंकवादी मारे जाते हैं तो आज क्यों मारे गए, कल क्यों नहीं मारे गए, अभी क्यों मारे गए। क्या सेना उनसे पूछकर ऑपरेशन करेगी? क्या सेना ये देखती है कि भैया संसद में अब डिस्कशन हो रहा है, जबकि जो खबर है वो ये है कि करीब करीब 15 दिन से सेना रेकी कर रही थी। हो सकता है सेना को 15 दिन पहले कामयाबी मिल जाती, लेकिन अगर आज कामयाबी सेना को मिली तो फिर क्या सेना इसलिए उन आतंकवादियों को छोड़ दे कि नहीं अभी संसद में चर्चा होनी है, विपक्ष का एक सवाल कम हो जाएगा तो इसलिए आज नहीं मारते, फिर 15 दिन बाद रेकी करके दोबारा मार देंगे। ये क्या बचकाने सवाल है? अशोक जी, आरपी सिंह जी, क्योंकि हम क्रिकेट का जिक्र कर रहे थे, आरपी सिंह जी मुझे एक टेस्ट बैट्समैन की तरह याद दिला रहे, एक टॉप क्लास टेस्ट बैट्समैन। जो टॉप क्लास टेस्ट बैट्समैन क्या करता है, जो डिलीवरीज खेलनी है उसी पे खेलता है, बाकी बॉल को छोड़ देता है ऑफ स्टंप के बाहर या नेक्स्ट स्टंप के बाहर की जो डिलीवरी। तो ठीक है, जो डिलीवरी लूज बॉल था कि आज ही क्यों मारा, कल क्यों नहीं मारा, परसों क्यों नहीं मारा, जो एक लूज बॉल था, फुल टॉस था, उस पर तो चौका लगा दिया आरपी सिंह साहब ने, ठीक है, उनको बधाई हो उसके ऊपर। और मैं जो खास करते मैं भारत की सेना, सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पे कोई सवाल उठा, मैं उनको साधुवाद दे रहा हूँ। लेकिन जो मेरा सवाल है भाई, इंटेलिजेंस फेलियर क्यों किया, उसको छोड़ दिया, वो बॉल को देखा ही नहीं, उसके पास ही नहीं गए। अब आ जाते हैं आईसीसी के ऊपर, इन्होंने कह दिया बीसीसीआई का फैसला है। भाई ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, एशिया कप का टूर्नामेंट हो रहा है, इससे बीसीसीआई को कोई फायदा नहीं। इसका जो पैसा आएगा, ये टूर्नामेंट इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है कि एशियन क्रिकेट बॉडीज को पैसा मिले, और मुझे नेपाल को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को, श्रीलंका को पैसा मिले, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। बांग्लादेश भी मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ, हालांकि मुझे बांग्लादेश से आजकल थोड़ी दिक्कत है, लेकिन पाकिस्तान को मेरी वजह से पैसा मिले, इससे मैं बिल्कुल। जी, मैं फिर एक बार आपको रोक के आरपी सिंह जी जवाब देना चाहता है, लेकिन उससे पहले एक बात छोटी सी। मुझे लगता है जैसे विपक्ष के पास सवाल नहीं बचे ना, मुझे लगता है आज आपके पास भी सवाल नहीं। मैं इंटेलिजेंस में आ रहा हूं, क्योंकि क्रिकेट वाला जो है, कल भी इस पर हमने चर्चा की थी, और कल भी अंत में इस चर्चा को विराम लगाने के लिए मैंने एक बात कही थी कि संसद में यह कहा गया था कि इस पर सरकार उचित समय पर फैसला लेगी। आरपी सिंह जी ने भी कहा भावनाएं हम पहुंचा रहे हैं, लगातार पहुंचा रहे हैं, और हो सकता है सरकार इसमें इंटरव्यू सही समय पे करे। तो मुझे लगता है क्रिकेट को अभी हम अभी इससे आगे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता अखिलेश यादव का यह बयान बचकाना था? और अखिलेश यादव को मैं कहता हूं, एक मिनट, आरपी सिंह जी एक मिनट, अखिलेश यादव को ये बचकाना नहीं, ये शरारतपूर्ण है। ओके, ये पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल के बेसिस ठीक है, ये आप आरपी सिंह जी कह रहे हैं शरारतपूर्ण है, तो मैं इसी शब्दों में कहूं कि विपक्ष के द्वारा बहुत सारे बयान ऐसे थे इन 2 दिन की डिबेट में हम देख रहे हैं जो शरारतपूर्ण थे। प्रणीति शिंदे का यह कहना कि तमाशा, उसके बाद जो है कांग्रेस के एक सांसद का राफेल की तस्वीर दिखाना कि भाई देखो ये पूरी तरह से फेक, और उसके बाद संसद के बाहर जो है अमित शाह के बयान को कांग्रेस गलत कोट करके कह रही है कि सरदार पटेल तो 60s में थे ही नहीं, जबकि उन्होंने 60s की बात अमित शाह ने जो है सिंधु वाटर संधि के संदर्भ में कही थी। तो क्या ये शरारतपूर्ण नहीं है? और अगर शरारतपूर्ण है तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान वास्तव में जो है, कांग्रेस जो है वो पाकिस्तानी प्रपंच के जो है प्रवक्ता बन गए। देखिए, बार बार सरकार की कोशिश कि विपक्ष जो है वो पाकिस्तान की साइड पे, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर का जब पहलगाम की वो घटना 22 अप्रैल को घटी, पूरा विपक्ष एक होकर माननीय प्रधानमंत्री को कहा कि आप जो भी करेंगे हम आपके साथ हैं। कब कहा सर? उन्होंने कहा, डेट बताया, पूरे विपक्ष ने ऑल पार्टी, मैं आपको कहता पूरे विपक्ष ने ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहा। दुर्भाग्य ये था कि माननीय प्रधानमंत्री ने उसको अटेंड नहीं किया, लेकिन विपक्ष ने ये पब्लिकली कहा कि हम सरकार के साथ है। इनफैक्ट जयराम रमेश का प्रेस नोट है कांग्रेस की तरफ से कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हम सरकार के साथ है, हम सरकार को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पॉज है या खत्म हो गया? पॉज है, तो फिर आप विपक्ष पे आरोप क्यों लगा रहे?
खत्म हो गया तो आप उसके बारे में बात कीजिए। और जो सवाल पूछ रहे विपक्ष, उसको आप ये बोलकर नहीं टाल सकते कि आपके जमाने में हुआ, नेहरू जी के जमाने में हुआ, राजीव जी के। आपके जमाने में जो चीजें गलत हो रही है उसको पूछना हमारा अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है। एक और आपके आपने कहा मेरे पास पॉइंट में 10 सेकंड और बात हाँ। करूंगा। सरकार ने इस चीज पे भी कोई स्पष्टि नहीं दी कि अब जो वॉर होगा ये 2 फ्रंट नहीं मल्टी फ्रंट होगा। मैं तो 3 फ्रंट कहा था, मैं उससे भी आगे कर रहा हूं, मल्टी फ्रंट होगा। चाइना और पाकिस्तान छोड़ो, बांग्लादेश भी होगा और अगला टेरर अटैक हमारे पे बांग्लादेश होगा। मल्टी फ्रंट वॉर पे हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, हम किस तरह से। एक लास्ट चीज कहूंगा, मैं नहीं मानता हूं कि हमारे कोई रफाइल गिरे, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन 35 रफाइल थे स्क्वाड्रन में 29 टू सर्च। मैं ये नहीं कह रहा हूं घिरे, ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा का मामला अगर 2 साइड पे, तो क्यों इस पे बात नहीं कर रही सरकार। तो जो सवाल हम मैच्योरिटी से पूछते, ये लोग छोड़ देते हो सवाल, और इसके पीछे नहीं छुप सकते कि आप देश के खिलाफ हो। मेरे सवाल है क्यों 29 रफाइल उड़ रहे, तो उसमें गलत क्या है। नहीं, देखिए 2 विषय हैं, आरपी सिंह जी जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं 2 विषय। एक, विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष अपने सवाल जो है ऐसे नहीं पूछे कि वो पाकिस्तान के प्रवक्ता लगे। मेरे पास इसकी एक लंबी फेहरिस्त है, जिन फेहरिस्त को मैं जिक्र कर सकता हूं कि कब कब ऐसा लगा कि पहलगाम। और पुरानी बातें छोड़िए ना, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर प्रणीति शिंदे ये कहती है कि तमाशा था, और दूसरी तरफ संसद के बाहर जो है पी चिदम्बरम ये कहते हैं कि भैया सबूत किस बात के हैं कि वो पाकिस्तान से आए, तो ये पाकिस्तान को अगर क्लीन चिट देना नहीं है तो क्या है। और ये भी बता दूं, आज भी शायद, मुझे नहीं मालूम, अभी मैंने पाकिस्तान टीवी कोई देखा नहीं है, कल तक पाकिस्तान के टीवी के अंदर गौरव गोगोई जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके बयानों को प्रमुखता से दिखाया जा रहा था। और जाहिर सी बात है, आज जो है राहुल और प्रियंका वहां पर जो है पाकिस्तानी टीवी में हीरो बने होंगे, जैसा कि संबित पात्रा ने कहा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं आप सवाल पूछिए, लेकिन जी के स्पीच में क्या गलत। नहीं, मैं गलत मैं सवाल ये नहीं, मैं बिंदुवार कह रहा हूं, मैं सवाल उठाने का। लेकिन आज गृहमंत्री ने एक बात और कही, और उन्होंने कहा कौन सी संसद है ऐसी, दुनिया में कौन सी संसद ऐसी है जहां पर इस तरह से जो है, इस तरह से एक राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर इस तरह से सरकार की छीछालेदर करने की कोशिश हो रही है विपक्ष के द्वारा। मैं एक बार एक एक करके सुनाऊंगा, लेकिन एक सवाल आपका बड़ा वैलिड है, जिस पर मैं कहता हूं कि उस पर आरपी सिंह जी को जवाब देना चाहिए, फिर मैं करण जी आपके पास आऊंगा। और वो सवाल जो तहसीन बार बार पूछ रहे हैं कि भाई ये इंटेलिजेंस फेलियर तो है, और अगर इंटेलिजेंस फेलियर है तो सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। अशोक जी, 2014 और 4 और 14 के बीच में 127 हमले हुए भारत के ऊपर, लगभग 1000 से ऊपर लोगों की जान गई, वह शहीद हुए, उनकी जान गई। और यहाँ पर एक सज्जन थे अजमत अली, एक आतंकवादी था अजमत अली, वो पकड़ा गया था समझौता एक्सप्रेस में, उसको परोस कर दे दिया था इन्होंने पाकिस्तान को। तो अब किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। हम मानते हैं कि पाकिस्तान कोशिश करता है, 1000 बार कोशिश करता है, कोई एक बार सफल होता है, परंतु फर्क देखना पड़ेगा कि पिछले 10 साल में और इस 10 साल में क्या फर्क पड़ा नहीं पड़ा। क्या आज आपको देश के किसी कोने में आतंकी हमले की आवाज सुनाई देती है? दिल्ली के सोरीजी नगर में, लिबर्टी सिनेमा के अंदर, अजमेर शरीफ के अंदर, या बेंगलोर के अंदर, या मुंबई के अंदर अब सुनाई देती है। अब होती है, ये नहीं मैं कह रहा घटना नहीं होती, परंतु अब घटनाएं कन्फाइंड है कश्मीर तक, वो भी कुछ घटनाएं हैं। परंतु हाँ, उसके कारण से ये नहीं मैं कह रहा कि 26 ये जो 26 लोग पहलगाम में जिनकी हत्या हुई, जिनकी मृत्यु हुई, वह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। ये मानिए कि इंटेलिजेंस फेलियर था, तभी अंदर आ पाए। परंतु उसके कारण से ये नहीं कह सकते कि कोई इंटेलिजेंस टोटली कम डाउन हो गई या टोटल इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। आप कंपेयर करिए ना कि किस प्रकार की हालत ये कौन सा तर्क हुआ सर। मुझे 10 सेकंड, सॉरी करण, माफी चाहता हूं अशोक जी, 1 सेकंड सर। जी आप बोलिए। सॉरी, मैं आज बाई चांस देख रहा था, ये छपा होता था हर बस के अंदर, हर सीट के पीछे, कि हो सकता है आपके सामने जो लावारिस वस्तु पड़ी है वो हो सकता है कि टिफिन बम हो, ट्रांसटर बम हो। याद है ना सबका सब, और किस प्रकार से टिफिन बम और ट्रांसटर बम फटते थे, हम भूले नहीं। तो आज वह स्थिति नहीं है देश की। और दूसरी बात, आज देश वापस से जवाब दे रहा है, बेशक वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, वो बालाकोट हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, या आगे आने वाले दिनों में कभी भी जब भी इस प्रकार की कोई हरकत करेगा पाकिस्तान, जो मेरे मित्र कह रहे थे कि एक मरेगा क्या करेगा, इसकी परिभाषा कोई आर्मी पे है,
वो तय कर लेगी कि किसको हमने टेररिस्ट अटैक मानना है, किसको नहीं टेररिस्ट अटैक मानना है। परंतु हाँ, अगर कोई शरारत पाकिस्तान अब करेगा तो अब की बार उनको ऑपरेशन सिंदूर से कड़ा जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए। ओके, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले जल्दी से तहसीन जी आप 30 सेकंड में जो बात रखना चाहिए जल्दी से। नहीं, ये कौन सी बात हुई? पहले आप पास्ट पे चले गए, आधा इंटेलिजेंस फेलियर था, या तो आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, आधे प्रेग्नेंट नहीं होता, या इंटेलिजेंस फेलियर था। नहीं। अगर ये इंटेलिजेंस फेलियर था, आसिम मुनीर ने एक नफरती भाषण दिया, रॉ डेस्क क्या कर रहा था? रॉ डेस्क कर क्या रहा था? सैटेलाइट इमेजेस डाउनलोड हो रहे थे हमारे मैप के, रॉ डेस्क कर क्या रहा था? सर तपन डेका को भी एक्सटेंशन मिला था, रॉ चीफ का भी निकले, वो क्या कर रहा था? रॉ डेस्क लगातार ये गलतियां कर रहा है। आई एम सॉरी सर, ये मेरे देश का मामला है। तहसीन जी आप इसको गलतियां कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, और ये बात सही है कि कितने अटेम्प्ट किए जाते हैं, उनमें से कितने सफल होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी कह रहे थे ना, अभी आरपी सिंह जी कह रहे थे कि भाई कश्मीर में कुछ चीजें चल रही है, लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूं। मेरे पास जो है यूएस के एम्बेसडर डेविड मलफोर्ड का एक स्टेटमेंट है, और डेविड मलफोर्ड जो है अमेरिका के एम्बेसडर थे, उनका क्या, वो यूपीए सरकार के संबंध में कह रहे थे कि जब यूपीए सरकार थी भारत के अंदर, उस वक्त जो है पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकी हमले छोड़कर दिल्ली में, मुंबई में और साथ साथ जो है वाराणसी में, हर जगह आतंकी हमले करने शुरू किए थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि कश्मीर के अंदर आतंकी हमले करना इतना आम हो गया था कि वो कोई खबर ही नहीं बनती थी, और इसीलिए खबर बने, इसके लिए पाकिस्तान ने बाकायदा भारत के बड़े बड़े शहरों में यूपीए सरकार के दौरान आतंकी हमले करने शुरू किए ताकि धमाके हो। उनको क्यों नहीं रोक लिया गया? क्या वो इंटेलिजेंस फेलियर के हम भूल जाएंगे? क्या हम उसकी याद नहीं करेंगे? क्या ये कंपैरिजन नहीं होगा? एक सरकार का दूसरी सरकार के साथ कंपैरिजन जरूर होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद करण वर्मा आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे जो चर्चा का बिंदु है वो ये बन गया है कि कश्मीर पहले से ज्यादा सुरक्षित है कि नहीं है, भारत पहले से ज्यादा सुरक्षित है कि नहीं है, और भारत जो है अब पहले से ज्यादा उसके पास पॉलिटिकल विल है कि नहीं है ऐसे आतंकी हमलों के जवाब देने की। क्योंकि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, पर पॉलिटिकल विल नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या पॉलिटिकल विल की बात जब होगी तो क्या यूपीए सरकार से, जो राहुल गांधी की सरकार थी, क्या उससे तुलना नहीं होनी चाहिए आज की सरकार की? आऊंगा इस पर छोटे से ब्रेक के बाद। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं भारत का विजयगान और घुटने पे पाकिस्तान पर। क्या विपक्ष को है कम ज्ञान? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो संसद का सत्र था उसे उन्होंने कहा था भारत के विजयगान का ये सत्र है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के एजेंडे को लगातार बढ़ाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, इसका उन्होंने आरोप लगाया। उसको लेकर जो है आज संसद में गर्मा गर्म डिबेट हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। राज्यसभा में अभी ये चर्चा जारी है, इन्हीं सब पर हम चर्चा कर रहे हैं, भारत का विजयगान और घुटने पर पाकिस्तान। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हमने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया है और आतंक के आकाओं को चूर चूर कर दिया है। तीन मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ आरपी सिंह जी बीजेपी से, तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक है। करण वर्मा जी, सवाल यह है कि छोटा सा निवेदन है जी, वो डेविड मलफोर्ड का बयान, जी मैंने उसी का जिक्र किया। उन्हीं का क्या? बिल्कुल, मैंने इसी बयान का जिक्र किया। मेरे पास समय नहीं था, नहीं कि मैं इसको सुनवाता, लेकिन मैंने इसी बयान का जिक्र किया कि उन्होंने बताया डेविड मलफोर्ड ने कि कैसे 127 अटैक हुए थे। हाँ बिल्कुल, 127 एकदम मैंने ये कहा। और डेविड मलफोर्ड ने अपने बयान में ये भी कहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की नाक पे पंच किया है, पाकिस्तान को कैसे वो दरअसल सबक सिखा रहे हैं। बहरहाल करण वर्मा जी, जब कभी भी आज जब कभी सरकार की नाकामियों को लेकर के चर्चा हो रही है और विपक्ष जब चर्चा करता है तो सरकार की तरफ से जो है कंपैरिजन किया जाता है, पहले क्या होता था। विपक्ष कहता है, आज प्रियंका गांधी ने भी कहा कि आप बार बार इतिहास में चले जाते हो, प्रेजेंट की बात करो। क्या प्रेजेंट की बात करने में क्या इतिहास और कंपैरिजन सरकारों का करना क्या ये गलत है?
देखिए अशोक जी, एक भी अगर घटना होती है तो हमारी अपेक्षा तो होती है कि एक भी नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, सरकार ने माना भी, उसको स्वीकारा भी। पर अगर कोई भी हमें व्यापक चर्चा करनी है तो हमें देखना होगा हम कहां से शुरू हुए और कहां गए। अब आपने बात करी इंसिडेंट्स की और इंटेलिजेंस फेलियर्स और इन सब की, मैं एक आंकड़ा आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 68% कम हुए हैं आतंकी गतिविधियां कश्मीर में 2014 से 24 के बीच, अगर हम उससे पहले तुलना करें। 87% सिविलियन डेथ्स कम हुई। ये मैं सिर्फ कश्मीर की बात कर रहा हूं आपसे अभी। और बाकी देश में जरा आप सोचिए अशोक जी, सिर्फ 2008 वर्ष में 70 ब्लास्ट हुए थे कश्मीर छोड़ के बाकी देश में, जिसमें अहमदाबाद, जयपुर, हर जगह आती थी। आज वो सब खत्म हो गया। पूरा जो रेड कॉरिडोर होता था माओइस्ट का, आज वो कहां पहुंच गया है, पत्थरबाजी कहां पहुंच गई है, ये उपलब्धियां हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रश्न नहीं पूछते। हमारे मित्र तहसीन जी ने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा कि भाई इंटेलिजेंस में क्या हुआ, और आरपी सिंह जी ने भी उसका जवाब दिया। पर अब आप जरा देखिए, मैं जरा सिलसिलेवार तरीके से चलना चाहता हूं जो हमारे मित्र ने कहा। तहसीन जी ने सबसे पहले क्या कहा, पाकिस्तान ने सरेंडर किया है। यानी कि तहसीन जी मानते हैं कि राहुल गांधी गलत कहते हैं जब वो कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, कि उधर से फोन आया और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया, यानी वो गलत ये बात कहते हैं। क्योंकि अगर आप आर्मी का विश्वास करते हैं तो डीजीएमओ साहब ने भी इस बात कही, उनके डीजीएमओ ने फोन किया और तब वो सरेंडर हुआ, ना कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया। पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र ने कहा कि भाई इसकी खुल के इस डॉक्ट्रिन की एक व्याख्या होनी चाहिए कि क्या चीज को हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, एक्ट ऑफ टेरर में। ये तो इसकी खुल के व्याख्या चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने आज इस पे आलोचना कर दी। उन्होंने कहा इससे तो हम बहुत शक्ति दे रहे हैं आतंकियों को, ये तो फिर पूरा उन आतंकियों के हाथ में आ जाएगा। देखिए जरा विरोधाभास कैसे। हमारे मित्र को स्पष्टता है पर कांग्रेस को कम ज्ञान है, ये बात आपने खुद देख ली। तीसरी बात तहसीन जी ने कही कि एक ही चीज में पाकिस्तान हमसे आगे है, वो है नैरेटिव में। आपको ये जान के बुरा लगेगा, मुझे बहुत बुरा लगता है, पर पाकिस्तान नैरेटिव में सबसे आगे गौरव गोगोई चल रहे हैं, कल से राहुल गांधी की बाइट्स चल रही हैं। अब नैरेटिव फिर पाकिस्तान का कौन बिल्ड कर रहा है? कांग्रेस पार्टी तो बिल्ड कर रही है ना, जैसे तहसीन जी ने कहा, नैरेटिव में आगे। चौथी बात इन्होंने कही कि जयराम रमेश ने जी पहले दिन कह दिया था हम इनके साथ हैं। एक तरफ तो कह दिया हम इनके साथ हैं और कुछ दिनों बाद कहा कि आतंकी भी घूम रहे हैं और ये एमपी भी घूम रहे हैं। तो आप बोलो तो कुछ और कथनी फिर करो कुछ और करनी करो कुछ। तो ये साफ साबित करता है कि आज कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का परपंच कर रही है। इंटेलिजेंस पे सवाल बनता है, पर इसका क्या मतलब है कि ये तमाशा है, जैसे परिणीति शिंदे ने कही, या फिर एक एमपी एक फोटो ले आए और कह रहे हैं ये राफेल टूटा हुआ है। ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं भाई? हमें आज गर्व, ये एक गौरव गान होना चाहिए था। पहली बार इतिहास में एक देश दूसरे न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री में जाके 20-0 उनको ठोकता है। 11 एयरबेसेस, 9 टेरर साइट्स, उसकी चर्चा नहीं करनी। कितनी विकेट गिरी थी क्रिकेट मैच में, इसकी करनी है। और जहां तक क्रिकेट मैच का सवाल है, मैं आपको अशोक जी बता रहा हूं, जहां तक मैं इस सरकार को जानता हूं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम वो क्रिकेट मैच खेलेंगे। आपको बहुत जल्दी इस पे घोषणा मिलेगी। चलिए वो उस घोषणा का इंतजार करेंगे। लेकिन एक बात जो आपने कही तहसीन, बड़ा इंटरेस्टिंग बात वही है कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, और मैं पहले भी ये बात उठा चुका हूं अपने कार्यक्रम में, और यही बात उठाने के लिए क्योंकि किस तरह से कांग्रेस पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा बनती है, यही बात उठाने के लिए बाकायदा कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने मेरे खिलाफ एफआईआर करी। क्योंकि मैं यही मुद्दा बार बार उठा रहा था कि पाकिस्तान को आप जो है जिस तरह से लगातार उसके नैरेटिव में फंस रहे हैं। और आपने भी कहा पाकिस्तान नैरेटिव में आगे है क्योंकि भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी और भारत में जो बाकी पार्टियां हैं वो पाकिस्तान के वॉरफेयर का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा बनती हैं, वो नैरेटिव वॉर का हिस्सा बनती है। मैं जल्दी से आपको कुछ बयान सुनवा देता हूं। और ये बयान पहलगाम आतंकी हमले के बाद, ये मैं चिदम्बरम साहब के बयान की बात नहीं कर रहा, कर्नाटक के आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर ने कहा पहलगाम आतंकी हमले के बाद कि यह बात गलत है, आतंकवादी धर्म पूछ के थोड़ी गोली मारते हैं, यह बात गलत है, उन्होंने धर्म नहीं पूछा होगा। वहीं उसके बाद एक और प्रतिक्रिया सिद्धारमैया ने क्या कहा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की जरूरत नहीं है। बाद में उन्होंने सफाई दी नहीं, मैं तो कह रहा था अंतिम विकल्प। अंतिम विकल्प क्या होता है? आप पॉलिटिकल विल की बात कर रहे थे। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक विजय वेट्टीवार ने कहा कि आतंकवादियों के पास इतना समय नहीं होता कि वो धर्म पूछकर गोली मारे। और उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी जी के पति, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यह हमला नरेंद्र मोदी जी के लिए संदेश है क्योंकि भारत में मुसलमान प्रताड़ित है और इसीलिए यह हमला किया गया क्योंकि मुसलमान भारत में प्रताड़ित है। और इमरान मसूद ने क्या कहा? इमरान मसूद ने कहा रहे तो इस तरह की बातें करते हैं। और आप देखिए कि जब जो है हमने जब एयर स्ट्राइक की थी तो दुनिया हम पर हंस रही थी कि हमारा एक भी आदमी नहीं मरा, कहां गोले चले थे। तो ये पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं तो कौन क्या है और ये कौन चला रहा है? ये कांग्रेस के नेता चला रहे हैं सर।
तहसीन जी, अशोक जी, मैं इसमें अगर अपने प्रियंका जवाब दे दूं, वाड्रा का भी मैं क्या जवाब जोड़ दे दूं। लीजिए, जी। जो आज का है। आज उन्होंने जो पार्लियामेंट में बोला, उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू मरे, उनके मुंह से निकला नहीं कि हिंदू मारे गए, और उनसे ये मुंह से ये निकला कि धर्म पूछकर मारा गया। कभी नहीं बोल सकते वो, क्योंकि उनको एक वोट बैंक की राजनीति करनी है और उनको पाकिस्तान को खुश करना है, इसलिए नहीं बोल पाएंगे वो। ओके तहसीन जी, बीजेपी के उधमपुर के विधायक ने कहा कि भारत की एयरफोर्स सो रही थी। तो बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की सेना, मेरे देश की वीर सेना मोदी जी के सामने नतमस्तक थी। तो बीजेपी के विधायक और मिनिस्टर मध्य प्रदेश से ये आपत्तिजनक बयान है, बिल्कुल हाँ, आपत्ति, विजय जी लेकिन ने ये कहा, पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। विजय जी से कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। ये इस तरह की इन्होंने स्टेटमेंट्स इन्होंने बड़े निहायत शर्मनाक स्टेटमेंट है, और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये भारतीय जनता पार्टी को दूसरों को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट, एक्शन की कोई एक्शन नहीं लिया। तहसीन भाई, मैं एक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के नैरेटिव की अगर बात आप कर एक्शन की बात रहा हूं। करें तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ किसने एक्शन लिया? मैं पाकिस्तान, किसने एक्शन लिया? वो थोड़ी पार्टी। अरे तो आप सवाल पार्टी का नहीं, लेकिन उन्होंने किस हैसियत से बयान दिया? लेकिन मैं वो भी छोड़ देता हूं तहसीन भाई, मैं वो भी छोड़ देता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये जो बयान दिए जिनका आपने जिक्र किया वो निहायत बेहूदी बड़बड़, लेकिन वो पाकिस्तान का एजेंडा नहीं थे, वो पाकिस्तान का एजेंडा नहीं थे। लेकिन ये कहना कि भैया आतंकवादी ने ये से, आतंकवादी कहां से पाकिस्तान से आए, नहीं ये कहना कि ये तो भारत की अपनी वजह से, तो ये तो पाकिस्तानी एजेंडा है जो पाकिस्तान खुलकर अपने टेलीविजन चैनलों पे चलाता है। मैं पाकिस्तान क्या करता है उसकी सफाई नहीं दूंगा, लेकिन अगर यही पैमाना है पाकिस्तान अपने चैनल पे क्या करता है, तो इससे जो जयशंकर जी का स्टेटमेंट मिसकोट हुआ था, जो जयशंकर जी ने खुद अपने शब्दों में कहा था और उसका मतलब कुछ और था। मिसकोट था वो। नहीं, उन्होंने अपने शब्दों में कहा और खुद को मिसकोट किया। उन्होंने जिस तरह से बोला अंग्रेजी के अंदर कि वी इन्फॉर्म पाकिस्तान, उनका मतलब कुछ और था, वो निकला कुछ और वो उनके शब्द वर्बैटिम थे, वो भी चला। खट्टर जी का स्टेटमेंट भी चला 370 के बाद। तो मैं पाकिस्तान से, मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पाकिस्तान चाहे भाड़ में, लेकिन वर्तमान सरकार कौन चला रहा है? कौन पाकिस्तान को इन्विटेशन दे रहा है कि बार बार भारत के अंदर आए? कौन पाकिस्तान के साथ ट्रेड आज भी कर रहा है और पाकिस्तान को आज भी एंटरटेन कर रहा है? वही शाहिद आफरीदी और लोग जिन्होंने रैली निकाली उनके आसिम मुनीर के साथ, वो लोग आज कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, सरकार की फील्ड में करण दे सकते हैं जवाब। देखिए, आज जो मुझे डर की बात लगती है, जो मुझे बात ठीक नहीं लगती, कि मेरे प्रधानमंत्री हाइफिनेट हो गए आसिम मुनीर जैसे एक घटिया इंसान के पास, एक साथ एक फील्ड मार्शल के साथ। मैं बिल्कुल इससे, ये चीज सरकार को इस पर बात करनी चाहिए कि एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिसने एक हेट स्पीच दिया, वो आज हाइफिनेट हो रहे। मेरे प्रधानमंत्री उस लेवल से बहुत ऊंचे हैं और बार बार एक व्यक्ति उन्हें हाइफिनेट कर रहा है। मैं ये भी नहीं कर रहा अमेरिका कर रहा है, एक व्यक्ति कर रहा है। क्या इस पर बातचीत करना गलत है? आगे की हमारी स्ट्रैटेजी क्या है इसको लेकर? ओके करण जी बोलिए। देखिए, एक बात समझनी होगी अशोक जी, क्या डिप्लोमेसी में ये होता है कि एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रेसिडेंट को कॉल आउट करे और गाली गलौज पे उतर है? ऐसे तो होती नहीं ना डिप्लोमेसी, जो राहुल गांधी चाहते हैं कि उनको बोलो, राहुल गांधी सदन पे चाहते आके हैं, बोलो, राहुल गांधी चाहते हैं कि चीन का नाम लिया जाए, राहुल गांधी चाहते हैं कि अमेरिका का, मुझे नहीं पता उनका कौन सा पर्पस सॉल्व होता है इससे पाकिस्तान खुश होता है अगर हमारे बीच में लड़ाई हो। आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, किसी लीडर ने मुझे कभी नहीं कहा ऑपरेशन रोकने को। आज आपको मैं बता दूं अशोक जी, WTO में हमने रिटेलिएटरी टैरिफ दिया है यूएसए को स्टील और एल्यूमिनियम पे। हमारे साथ ट्रेड डील अभी तक साइन नहीं कर पा रहे, कह रहे बहुत मुश्किल है भारत के साथ ट्रेड डील साइन करना। तो हमें जहां उनको मुंहतोड़ जवाब देना होता है हम देते हैं। हम उनसे प्रीडेटरी ड्रोन्स भी खरीदते हैं। हम ब्रिक्स का भी हिस्सा हैं, उनको कर लें जो करना है। हम क्वाड में जाके चाइना के खिलाफ आवाज उठाते हैं, फिर हम SCO भी जाते हैं चाइना के साथ में, शंघाई में। तो ये जरा समझना होगा, डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती कि इसको गाली दो, इसको कुछ बुरा भला बोलो, ऐसे नहीं चलता। साफ साफ जयशंकर साहब ने बोला, साफ साफ फॉरेन सेक्रेटरी ने उस समय बोला कि ऐसा कुछ नहीं। अब अगर एक व्यक्ति ऑब्सेस्ड है, कुछ भी बोले जा रहा है, वो व्यक्ति वो है जिसने कुछ दिन पहले ये बोला था कि किस बेवकूफ ने मेरे फेड चीफ को रखा, पता लगा 8 साल पहले उसी ने उसको हायर किया हुआ था। तो इसको ये लोग अब अगर उसके एक एक शब्द को पकड़ने लग गए तो ये इनकी दुविधा है। मैं करण की बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं। सिर्फ करण SCO में क्या पहलगाम का नाम लिया गया? माननीय राजनाथ सिंह जी ने साइन नहीं किया डिक्लेरेशन, वो उन्की ताकत है, वो भारत की ताकत है, लेकिन लिया गया कि नहीं लिया गया? ये नहीं, मैं राजनाथ सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं। एक मिनट, मैं तो राजनाथ सिंह जी का सम्मान, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उस डिक्लेरेशन में बलोचिस्तान के बारे में लिखा गया, लेकिन पहलगाम के बारे में नहीं। तो कहीं ना कहीं चाइना क्लोज है पाकिस्तान से, हमें पता है। नहीं तो हमें अपना पर्पस सॉल्व करना
जब हमें पता है कि क्लोज है तो क्या फिर करें? should we not- नहीं तो क्या हम चाइना को कॉल आउट ना करें? एक सेकंड, क्या चाइना को कॉल आउट ना करें? छोटा क्या सा जो एक माननीय सवाल, विपक्ष के छोटा नेता सा ने एक कॉल सवाल, आउट किया, छोटा गलत सा सवाल सवाल है, मुझे छोटा जवाब सा एक देने सवाल दीजिएगा। तहसीन जी मैं- छोटा मुझे एक मिनट अशोक जी, करण भाई, छोटा सा एक बात, ये जो कहा राहुल गांधी जी ने संसद में कई बार कहा कि पाकिस्तान और जो है चीन जो है वो बिल्कुल एक साथ आ गए हैं। सवाल है वो तो उसी दिन साथ आ गए जिस दिन सियाचिन जो है वो जिस दिन जो है अक्साई चिन जो है वो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। और किस समय दिया था आप कहेंगे मैं फिर इतिहास में जा रहा हूं, लेकिन क्या वो देखना नहीं चाहिए अक्साई चीन कब गया था? क्योंकि वो जब अक्साई चीन बाकायदा पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया चीन को भारत का हिस्सा, उसके बाद ही तो दोनों साथ आए ना। आज बांग्लादेश भी जुड़ गया साहब उसके जरा मुझे हमें कुछ दिन पहले हमने म्यांमार के ऊपर हमने तहसीन जी, एक 10 सेकंड लूंगा, म्यांमार के ऊपर ड्रोन्स चले और वहां पे जो लोगों को मारा गया, जो चीन के वेपन्स जो बांग्लादेश से आए अटैक करने का सोचे थे भारत पे, हमने नहीं चलाया, मैं इसको ऑफिशियली कह रहा हूं। तो फिर आज बांग्लादेश भी जुड़ गया। एक सेकंड, मैं इनको जरा बता दूं चाइना के बारे में। देखिए, हमें बड़बोला नहीं होना चाहिए कभी भी, हमें काम करने से मतलब है, यही एक मैच्योर देश की पहचान होती है। क्वाड में आज सबसे प्रखर आवाज चाइना के विरुद्ध भारत है, जिसने कि ऑस्ट्रेलिया तक को यूनाइट कर दिया। और अब मैरीटाइम एक्सरसाइज होगी ताकि चाइना धांधली ना कर सके रेयर अर्थ मटेरियल्स की। इतना बड़ा केस बनाया है फिलीपींस की तरफ से और भारत आवाज उठा रहा है चाइना के अगेंस्ट। चाइना इतना खौड़ आ गया उससे कि उसने अपने वर्कर्स तक बुला लिए वापस कि चाइना +1 फैक्टर में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट ना हो इंडिया। तो चाइना की हम लोगों ने किस तरह से क्वाड पे बैंड बजाई है ये हमें पता है। एससीओ में हमने उनके घर में घुसे, हमें तो पता है चाइना पाकिस्तान एक है, पर हम वहां हर फोरम में घुस के आवाज उठाएंगे, भले ही मानी जाए बात या ना मानी जाए। आज एक भी देश ने हमारे खिलाफ रेजोल्यूशन नहीं दिया, चाइना तक नहीं दे पाया। जयशंकर ने कहा कि भाई ना मैं कोई साइन करने गया था वहां पर, कोई निजी कोई अकॉर्ड साइन करने गया था, ना मैं ओलंपिक देखने गया था, मैं इसलिए गया था ताकि वहां पर अपनी बात मजबूती से रख पाऊं। बहरहाल एक छोटा सा, नहीं माफ कीजिएगा, मुझे ब्रेक नहीं, लेकिन जल्दी से बहुत संक्षेप में आरपी सिंह जी, एक बात जो बार बार उठी, भाई पॉलिटिकल विल की सवाल राहुल गांधी ने आज उठाया कि पॉलिटिकल विल जो है वो नहीं है। पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, सेना को ताकत देनी चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिकल विल नहीं, सेना तो परफेक्ट है लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है आपकी सरकार में। देखिए, कौन कह रहा है पॉलिटिकल विल नहीं है? जिन्होंने, जब पली मेजर साहब ने जो एयर चीफ थे, जब उन्होंने परमिशन मांगी तो उनको मना कर दिया, इसलिए क्योंकि एक वोट बैंक को खुश करना था और कई देश में एक लहर ना दौड़े। ये मैं नहीं कह रहा, ओबामा साहब की किताब में लिखा है कि मनमोहन सिंह जी ने इसलिए एक्शन नहीं लिया कि उनको डर था कि देश में कोई लहर ना चल पड़े यहाँ पर राष्ट्रवाद की, और राष्ट्रवाद की लहर चलेगी तो भाजपा को फायदा मिलेगा, इसलिए 26/11 को इलेक्शन नहीं लिए। यही नहीं, कौन कह रहा पॉलिटिकल विल की बात? जो बलूचिस्तान को लेकर कहा, शर्मा शेख में जाकर कहा कि नहीं पाकिस्तान भी बेचारा आतंक से प्रताड़ित है, और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्रतीक से क्या कहा था बलूचिस्तान को लेकर, हम साथ खड़े हैं। तो ध्यान में आता है कि कौन और किसके समय में तिब्बत के साथ क्या हुआ, और आज हमारे पार्टी का स्टैंड क्या है तिब्बत को लेकर, ये भी सबको स्पष्ट है। तो ये सिर्फ सोचने की बात और कहने की बात है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। पॉलिटिकल विल ना होता तो सर्जिकल स्ट्राइक ना होता, बालाकोट ना होता, ऑपरेशन सिंदूर ना होता। ओके तहसीन जी, सवाल ये ठीक है कि अगर पुरानी बात करो तो लोग कहते हैं कि पुरानी बात हो, लेकिन ये तो बात सवाल कंपैरिजन होगा, ये बात तो उठेगी। एक पुरानी कहावत है, सूप तो सूप, वो भी बोले छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। अगर कांग्रेस आज ये बोले, कांग्रेस की सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो बोले कि पॉलिटिकल विल, कौन से आतंकवादी हमले के बाद पॉलिटिकल विल कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए सरकार ने दिखाई थी? पॉलिटिकल विल आज भारत की तैयारी है, पॉलिटिकल विल क्या थी ये आप देखिए कि 2012 का मेरे पास खबर है, भारत के पास पूरी तरह से भारत के टैंक का एम्यूनेशन सिर्फ 4 दिन का था। ये पॉलिटिकल विल थी। एक एंटोनी ने कहा था हम चीन के बॉर्डर पर सड़क नहीं बना रहे, नहीं तो चीन को उससे जो है वो आ जाएगी, चीन जो है घर में घुस आएगा। तो कौन से पॉलिटिकल ये सरकार करे तो मतलब कांग्रेस करे तो अच्छा नहीं लगता। थैंक यू, आपने मुझे ये सवाल पूछा। एक तो मैं एक एंटनी जी का अगर आप पूरा बयान वो चला दे, क्योंकि भाजपा हमेशा उसे कट करती है, इसलिए एक मिस इन्फॉर्मेशन। उन्होंने कहा पहले ये हमारी मंशा होती थी, इसको हमने चेंज किया और सड़क रैपिडली बढ़ा रहे। इनफैक्ट नहीं, ये कहा, ये मैंने उसको बयान को मैंने कहा, इनफैक्ट मैंने पूरा देखा। इनफैक्ट हर्क्यूलिस C-130 वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पे यूपीए की सरकार के समय वो लैंड हुआ था, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। हर्क्यूलिस C-130 वहां पे लैंड हुआ था, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। लेकिन दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर पॉलिटिकल की बिल की ये परिभाषा है कि हमने अटैक नहीं किया, तो मैं आज पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के समय इनको $1 बिलियन का लोन IMF से मिला, छोड़ो ये भी छोड़ देते। ये सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर तो 10 सेकंड में पॉलिटिकल विल पे आ रहा हूं। जब सबसे बड़ा
अटैक भारत के ऊपर उनके पार्लियामेंट पे 13 दिसंबर 2001 में, और 2002 पे हमने सबसे Okay. बड़ा बिल्डअप किया ऑपरेशन पराक्रम। सबसे अधिक भारतीय सैनिक शहीद हुए ऑपरेशन पराक्रम के बाद। क्या आपके पॉलिटिकल विल नहीं था? क्यों अपने ओके, करण अरोड़ा 30 सेकंड, मेरे पास बिल्कुल समय 30 सेकंड। ए के एंटनी ने 2013 में ना तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और सबसे प्रखर आवाज उसके विरुद्ध थे मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं, चाइना थ्रेट को समझिए, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। Okay. तो इन्होंने ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, 26/11 के बाद आरएसएस की साजिश बोल दिया। हाँ। पूर्व आपके होम मिनिस्टर आज भी वही बात कर रहे थे कि आतंकी आए कहां से, तो आप पाकिस्तान की बात करते हैं जब आप इस तरह की बात करते मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पाकिस्तानी प्रपंच के प्रवक्ता बनते जा रहे हैं कांग्रेस और उसके साथी, और इस बात को कांग्रेस को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। लेकिन ये डिबेट अभी जारी रहेगी, क्योंकि कल भी राज्यसभा में इस पर कुछ बड़े बयान होंगे, बड़े भाषण होंगे, उन पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।